Good girl, Moniba Yunus. Good morning, beta. Call others also. Give a call. कैसे हो आप लोग सब? वीकेंड कैसा गुजरा? आई एम गुड, थैंक यू बेटा. किधर है सारे? 3 बच्चे आए हैं. मुनीबा से बोलती जा रही है, बाकी कहाँ है? जेनिफर, गुड मॉर्निंग बेटा. तूने सारों को जगाया लंबी लंबी कॉल देके? तलहा को भी मैंने कहा था लंबी लंबी कॉल दे ताकि आप लोग उठ जाओ. Yeah, ma'am, long weekend. Yeah, was a long weekend. Where are the others so that I can start my lecture? 5 हो गए अभी तक. जॉन, लॉन्ग टाइम. हाँ, क्लास नहीं अटेंड करते हो? कहता होगा मुझे सब आता है. बेटा, your attendance counts a lot. You are not attending your classes. अभी तक सो रहा है गुड मॉर्निंग करके. ऑन करके सो मत जाओ, उठ जाओ. मैं शुरू कर रही हूँ. आई कैन वेट अनदर 4 minutes so that everybody can join. Yes मैम. क्या? You're not attending the classes, very bad. पता आपकी ये रिपोर्ट रजिस्टर पे आपकी अटेंडेंस लग रही है. आप बहुत गौर से सुनते हो नफीसा, तो अगर आपको समझ भी आती है तो फिर तो अच्छी बात है. गौर से सुनने के साथ साथ आपको समझना भी है. ये सारे अभी आपकी आंतड़ियों की बातें हो रही हैं. At 12 o'clock we'll study appendicitis. Appendix. Ma'am, we have text them. They are coming. Good. अभी 10 स्टूडेंट हुए हैं सिर्फ. बहुत अच्छी समझ आती है आपकी. थैंक यू बेटा. थैंक यू सो मच. I need your feedback so that you know if there's any lacking, I can improve. मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं. आगे और बहुत सारा आप लोगों का पड़ा हुआ है करने वाला, और वो मैंने लेनी है आपकी क्लासेस जब सब लोग ईद की छुट्टियों पर चले जाएंगे. सो देन आई विल बी टेकिंग योर क्लास फॉर सम टाइम्स, and during that time I'm sure I can cover lot of area. फिर आपके पास रिवीजन के अच्छे टाइम हो जाएगा, है ना. बाय द टाइम कॉलेज स्टार्ट होगा, you must have covered more than half of the lectures, your AHN1. Then I'll start giving you test. खूब ढेर सारे टेस्ट होंगे. अभी भी आपका टेस्ट होना है, उसको भी आपने याद करना है. बेटा ये इंटेस्टाइन के पे यूनिट 2 हो जाएंगे आपके पास. पहले सोच रही थी यूनिट 1 का लूंगी, लेकिन अब मैं यूनिट 2 भी एक साथ में लाऊंगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. नहीं, यूनिट 1 के 2 चैप्टर्स हैं, है ना. ओके डियर, टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. Today's class is colorectal cancer. Colorectal cancer is started from your colon. ठीक है, और colon plus rectal इन्होंने साथ ही मिला दिया, so it becomes colorectal cancer.
Okay, you can see the diagram here. In the diagram, you can see the cancer. There is one which is the polyp. Polyp is, a sack of blood. ठीक है, पॉलिप जैसे हमारे रेक्टल पॉलिप्स हैं, एंड दैट पॉलिप्स स्टार्ट एक्सटेंडिंग आउटसाइड, इट बिकम्स एन हेमरॉइड. ठीक है, इसी तरीके से आपके जो कोलन के अंदर पॉलिप्स हैं, और पॉलिप्स जो हैं दे देन बिकम्स अ कैंसर. बहुत देर तक रहता है, एंड देन दे स्टार्ट स्प्रेडिंग, बिकम्स अ कैंसर. टाइम पे पकड़ा जाए, टाइम से पता लग जाए, तो क्या होता है कि इतना पार्ट जो कोलन का है वो निकाल दिया जाता है, देख के कि भी इसकी जड़ें ज्यादा दूर तक तो नहीं फैली, इसलिए फिर वो उसको निकाल के दूसरे एनास्टमोसिस कर दिया जाता है. वो जो आपके इंटेस्टाइन का इतना हिस्सा है उसको निकाल कर फेंकते हैं बाद. ओके, let's see, objectives are just the same, and here's the anatomy of colon. Okay, so this is the anatomy of a colon. You can see this is the human structure, जहाँ पे ऊपर आपको लिवर नजर आ रहा है, आपको स्टमक नजर आ रहा है. ठीक है, ये आपके पास ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर, there is an ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and then comes the rectum. Okay, here is your ascending colon, your transverse. ठीक है, और ये जो आपको गोले 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 से इसके नजर आते हैं, these helps with your peristaltic movement. ठीक है, ये आपके गुच्छे बने हुए हैं ऐसे करके, it goes like this. ठीक है, it goes like this. तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जिसमें आपके जो स्टमक कंटेंट है वो अपने अपने दे देते हैं जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जहां जहां उन्होंने जानी है. बाकी जो बल्क रह जाता है, जो वेस्टेज होता है, इट कम्स थ्रू द सिग्मोइड कोलन टू द रेक्टम. ठीक हुआ, तो इस तरीके से ये आपका सारा सिस्टम चलता है. The physiology, the functions of the large intestine is to get rid of food left over after the nutrients are removed from it. वो जो मैं nutrients की बात कर रही थी, these are your the nutrients जो जिधर जिधर उन्होंने जाने हैं वो चले जाते हैं. जो left over रह जाता है वो क्या होता है, that is waste. ठीक है, और उसको रिमूव कर दिया जाता है, अदरवाइज उसमें क्या आता है, bacteria and other waste. These processes cause peristalsis and take around 36 hours. पूरे 36 hours वो लेते हैं, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो आपके वेस्ट को, न्यूट्रिएंट्स को जहां जहां जाना है वो अपनी अपनी जगहों पे चले जाते हैं. ठीक है, और इस तरीके से जो बाकी का जो लेफ्ट ओवर है वो आ जाता है आपके डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन. उसके बाद वो रेक्टम से पॉटी आ जाती है. ओके, अगर तो वहां पर बैक्टीरिया किसी वजह से वो आगे नहीं जाता और बैक्टीरिया वहां पे बैठा रहता है, तो वो बैठा बैठा वहां पे क्या करता है, जगह को खराब करता है. चलो आगे देखते हैं. ओके, 36 आवर्स उसने ले लिया. अब 36 आवर्स में वो क्या करता है, फर्स्ट पहले क्या होता है, लिक्विड एंड सॉल्ट इज रिमूव फ्रॉम द वेस्ट. अब जो वेस्ट है उसमें से सबसे पहले क्या है, पानी और जो लिक्विड है, सॉल्ट है, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, एंड इट पासेस थ्रू द कोलन. कोलन में से वो निकलता है, एंड देन वेस्ट मेक्स इट्स वे टू द सिग्मोइड. कोलन से वो क्या निकल गया थोड़ा सा, और कोलन कहाँ था, योर डिसेंडिंग कोलन आपने नजर आया था,
ठीक है। अब वो जो कोलन है उसमें से पहले लिक्विड निकल गया, ठीक है, सॉल्ट निकल गया। निकलने के बाद जो वेस्ट बच जाता है वो कहाँ जाता है, आपके सिग्मोइड कोलन में जाता है, वेयर इट इज स्टोर्ड। कुछ देर के लिए वो वहां पे स्टोर हो जाता है। Once or twice per day, when the body is ready for bowel movement, the waste is dumped into the rectum. Let's go to the previous page. Okay, ये कोलन है, आपने जो खाया पिया, ठीक है, खाने पीने के बाद क्या हुआ, वो लिक्विड और सॉल्ट जो है वो इट गोज इनटू द कोलन। बाकी जो वेस्ट है अपना रास्ता बनाते हुए यहाँ आके रुक जाते हैं। फिर जो 36 आवर्स के बाद जब आप लोग वॉशरूम जाते हो, ठीक है, तो वॉशरूम जाने के लिए जैसे आप बैठते हो, इट मेक्स देयर वे फ्रॉम द सिग्मोइड कोलन टू रेक्टम, ठीक है, और फिर यू नो डेफिकेट। समझ में आ गया? दिन में बाज लोगों की रूटीन बनी होती है, उन्होंने दिन में सिर्फ एक दफा जाना है, नॉर्मल, या किसी ने 2 दफा जाना है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन क्या है कि इट इज व्हेन द बॉडी इज रेडी फॉर अ बाउल मूवमेंट। अब अगर वो बहुत कॉन्स्टिपेटेड है और वो नहीं जगह बना रहा, देन इट स्टेज देयर, ठीक है। लेकिन अगर वो रेडी है और आप अपने टाइम से चाहते हो, तो क्या होता है कि आपको यू डंप द ऑल द वेस्ट इज डंप्ड इनटू योर रेक्टम। नाउ हाउ कम द कैंसर को हम देखेंगे, कोरेक्टल कैंसर, CRC, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बाउल कैंसर, ठीक हो गया। अब ये कोरेक्टल कैंसर को आप बाउल कैंसर भी कह सकते हैं। इट is the development of cancer from the colon or rectum part of the large intestine. A cancer in the abnormal growth of cells that have the ability to invade or spread to the other part of the body. अब क्या होता है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है आपका, ठीक है, इट कैन बी योर ट्रांसवर्स कोलन, इट कैन बी योर सिग्मोइड कोलन, ठीक है, इट कैन बी योर डिसेंडिंग कोलन। अब ये कोलन जो है, इसके अंदर उसने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ कोलन फ्रॉम द रेक्टम, जिनके पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है, a cancer is the abnormal growth, ठीक है, it's the abnormal growth of cells, वहां पे ग्रोथ सेल्स की abnormal growth शुरू हो जाती है, जिसके अंदर ability है to invade, दाखिल होने की, ठीक है। आपका ये क्या होता है कि ये दाखिल हो जाते हैं, और ये जो कैंसर सेल्स हैं, ठीक है, ये अंदर स्प्रेड होना, उसके अंदर जो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो जितनी जल्दी उसको निकाल दिया जाए, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट का पता लग जाए, उतना ही बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे के अंदर इन्वेड हो जाए, दाखिल हो जाए, ठीक है। सो नियर बाय जितने भी उनकी जड़ें हैं, वो साथ फैले हुए उसको अपने उसके अंदर इन्वेड हो जाते हैं, साथ वाले ऑर्गन्स में। It may start as benign polyps but may become malignant, ठीक है। अगर पता लगे कि एक छोटा सा पॉलिप है, तो टिल अपने आप को आप तैयार कर लो कि इस पॉलिप को हर हालत में निकाल देना है, क्योंकि अभी शुरुआत है, ठीक है। अगर कहीं दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, एक्सरे वगैरह कराया, अल्ट्रासाउंड करवाया, और पता लगा कि ये पॉलिप है, गेट इट रिमूव्ड, डोंट वेट, क्योंकि यही पॉलिप जो है ये क्या करते हैं, मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं,
इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल टिश्यू। अब अगर ये मेलिग्नेंट हो जाए तो ये क्या करते हैं, इनकी जड़ें जो है ये इन्वेड करके दूसरे नॉर्मल टिश्यूज में घुस जाती हैं, एक्सटेंड करते हुए इट सराउंड्स द स्ट्रक्चर। कैंसर सेल्स में माइग्रेट अवे from the primary tumor and spread to the other part of the body, most often to the liver, peritoneum and lungs. देखा कितने लंबे हाथ हैं इनके, समझ में आया? एक छोटे से पॉलिप से इन्होंने देखा कि ये कैसे, एक तो पॉलिप है, नॉर्मल है, लेकिन क्या हो गया है, बिनाइन पॉलिप जो है, बिनाइन इज द स्मॉल पार्ट, ठीक है, इट्स जस्ट स्मॉल साइज है, लेकिन वो पॉलिप जो है आहिस्ता आहिस्ता मेलिग्नेंट हो जाता है, मेलिग्नेंट होके इट स्टार्ट्स द स्ट्रक्चर, और फिर यही सेल्स जो है माइग्रेट करके प्राइमरी ट्यूमर के बन जाते हैं, और ये स्प्रेड होके आपके बॉडी ऑर्गन्स को पकड़ लेते हैं। अब वो बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? इट्स योर लिवर, लंग्स एंड योर पेरिटोनियम में फैल जाता है। फिर वो जनाब डिस्टेंडेड होना शुरू हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, देन यू हैव टू गो फॉर योर पैलिएटिव केयर टू द कैंसर सेंटर। राइट हो गया? हियर नाउ कोलन कैंसर एंड पॉलिप, ये छोटा पॉलिप आपको नजर आ रहा है, यही छोटा पॉलिप जो है इट बिकम्स मेलिग्नेंट, एंड मेलिग्नेंट होके ये छोटा सा बड़ा हो जाता है, बड़ा होके यू कैन सी इट बिकम्स अ कैंसर, और फिर ये सराउंडिंग एरिया को भी इन्वॉल्व कर लेता है। इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस इंक्रीजेस विद एज, उम्र के साथ साथ। द इंसिडेंस इज हाई इन पीपल ओल्डर देन 85 years and the highest in people with a family history of colon cancer and those with inflammatory bowel disease or polyps. Inflammatory bowel disease किसकी एब्रिविएशन है? IBD, ठीक है, IBD जो है वो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज का एब्रीविएशन है। सो कहीं अगर आपको IBD मिल जाए तो समझ लेना कि ये आपका बाउल डिजीज की बात कर रहे हैं। सो इंक्रीज किसके साथ, वक्त के साथ साथ जो इंक्रीज हो रहा है, इंसिडेंस जो हो रहा है बढ़ने का, वो किस में ज्यादा है? 85 years ओल्डर देन 85 years इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनके मसल्स लूज हो जा चुके होते हैं, दूसरा उसके जो खाना खाया वो एक जगह पे पड़ा रह जाता है, उसकी बावल मूवमेंट ज्यादा नहीं होते इतने अच्छे, ठीक है, ताकि वो उसको इंटेस्टाइन को एम्प्टी करके तो क्या करे, ओके, ठीक है, तो ये उसको हायर इन पीपल, फिर एक तो उन्होंने बताया ओल्डर देन 85 years, दूसरा उन्होंने बताया है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री किसकी है? वो जो जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री मौजूद है, ठीक है। सो इन लोगों में उन्होंने कहा है कि ये जो कैंसर के जो कोलन कैंसर है जो वो उसमें इंसिडेंट्स पाए जाते हैं। नाउ द रिस्क फैक्टर के किन किन को, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये पॉलिप्स या जो कोरेक्टल रेक्टल कैंसर के जो फैक्टर्स हैं वो किन लोगों में हम देखते हैं कि ज्यादा होते हैं। Possibly, the possible risk factor for colorectal factors are being elderly, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर आप बहुत एल्डरली और आपके बावल मूवमेंट इतने अच्छे नहीं है तो द ओल्डर यू
or the higher is the risk, the higher the risk is. उसने कहा जितनी ज्यादा आपकी उम्र होती जा रही है उतने ही आपके रिस्क बढ़ जाते हैं. The diet that is very high in animal protein. ठीक है, एनिमल प्रोटीन कौन सी होती है? एनिमल प्रोटीन होती है जो सेचुरेटेड फैट की बनी होती है. दोज आर क्या कहते हैं, एनिमल प्रोटीन जो है, दीज आर द सेचुरेटेड फैट्स जो आपको नजर आते हैं, जो आप लोग खाते हैं ना, ये बाजार में जाके भाग भाग के कहते हो हम ये खा लें हम वो खा लें. ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन इज नॉट एफिशिएंटली प्रोटीन. ठीक हो गया. ओके, फिर हम कहते हैं कि डाइट दैट इज इन सैचुरेटेड फैट, एनिमल प्रोटीन में आपके पास आ जाता है नॉट यूज्ड एफिशिएंटली इन द बॉडी एंड मे नॉट बी मेटाबॉलिक. ठीक है, मेटाबॉलिक जो है उसके बर्थ जो मेटाबॉलिक बर्डन है ऑन द बोन्स, किडनीज एंड लिवर. Moreover, it is increased risk for coronary artery disease due to the intake of saturated fat, cholesterol, even it is high in cancer. ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स आपको नजर आएगा कि वो जो आप लोग जो जिसमें ये मच्छी तल रहे हैं, कबाब बन रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, तो वो जो ऑयल है एक दफा जो यूज हो गया वो उसको ड्रेन करके उसको छान के स्टेन करके दे यूज इट अगेन एंड देन अगेन. तो दैट्स द सैचुरेटेड फैट जो कि क्या करते हैं आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं हार्ट पेशेंट्स में. उसमें क्या होता है कि एन्यूरिज्म होना शुरू हो जाता है. एन्यूरिज्म क्या होता है, आपकी जो वेन्स है वो उसके अंदर प्लैग जमा होना शुरू हो जाता है और उस प्लैग में आपका जो ल्यूमन है, ठीक है, जो नॉर्मल ल्यूमन बनता है वो छोटा होता चला जाता है, जिसमें से ब्लड जो है उसका गुजर मुश्किल हो जाता है. ठीक हो गया. देन द डाइट दैट इज लो इन डाइटरी फाइबर. अब फाइबर जब नहीं है और आप ये क्या कहते हैं मैदा सौरभ चीजों का इस्तेमाल करते हो बहुत ज्यादा, उसके अंदर फाइबर, मैदे के अंदर फाइबर नहीं है, वो निकाल के आटे को छान छान के जो पीछे बिल्कुल व्हाइट आटा बच जाता है, दैट इज मैदा. ठीक हो गया. ले हम जो आटा छान देते हैं तो जो ऊपर छान बुरा आ जाता है, दैट इज ऑल फाइबर. तो हम लोग तो छान के वो निकाल देते हैं और फिर उसके साथ हम रोटी, अगर छाने बिना ही हम रोटी बनाए तो वो फाइबर हो जाता है, उसके अंदर आपको वो नहीं मिलता. अदरवाइज यू नो योर बार्ले सौरभ खाना जो है दैट इज बेस्ट. ठीक है, मैं अपनी मम्मी को और अपने हस्बैंड को भी कोशिश करती हूँ कि मैं जब आटा गूंदूं तो मैं उसके छान पूरा एक दफा छान लेती हूँ, देखती हूँ इट इज ऑल क्लियर, देयर इज नो सुसली, नो सुंडी, नथिंग एट ऑल, इट्स ऑल साफ सुथरा. देन आई गो फॉर द सेम आटा. आई टेल माय मेड नॉट टू छानोफाई, नॉट टू स्टेन, ताकि उसका फाइबर जो है वो आपके रोटी में नजर आए. सो दैट्स फाइबर डाइट. सुबह नाश्ते में आई गिव देम वीटाबिक्स. वीटाबिक्स को अगर आप जाके देखो तो इट्स ऑल फाइबर. अगर आप लोगों ने जो हॉस्टलाइज है और वो नाश्ता यहाँ का पराठा नहीं खाना, ब्रेड इज व्हाइट ब्रेड इज ऑल मैदा. ठीक है, दे डोंट यूज दिस चांदबुरा, इट्स ऑल मैदा. मैदे की वो रोटियां बनती हैं. अगर आप कभी यूट्यूब में आप देखो ना हाउ टू मेक ब्रेड एट होम, घर में कैसे ब्रेड बनाना है ये वो, तो आपको उसमें साफ नजर आएगा कि वो लोग
ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं मैदे का। सो इट्स नॉट फाइबर। आप कहते हो मैंने सिर्फ एक स्लाइस ब्रेड खा लिया है, वो ब्रेड स्लाइस का भी इट्स ऑल मैदा। वो डबल रोटी जो है अगर आप कभी देखो तो वो अगर जुड़ जाए तो वो एक बल्क बना देती है और वो इट बिकम्स अ हार्ड स्टूल। ठीक है। सो बहुत जरूरी है कि अगर आप खाना खाते हो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी पियो ताकि उसके अंदर से वो जो जल्दी ड्रेन हो जाए। ये ड्रेन हो जाएगा, जो काम की न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में चली जाएंगी और जो फाइबर जो जो तो बल्क रह जाएगा वो आपके रूटीन के मुताबिक आपका बॉडी आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि यू नीड टू गो टू द वॉशरूम, वो जाके सारा आपने डंप कर देना। ओके, देन द हाइट दैट इज वेरी हाई इन कैलोरीज। ठीक है, वो खाने जो बहुत कैलोरीज में हाई है, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, दैट बिकम्स अ इट स्टेज इन योर कोलन फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक हो गया। द हाई दैट इज हाई इन अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल कंजप्शन में भी बहुत ज्यादा ये हो जाता है। हो गया, इजी था। हमने देखा कि जो ज्यादातर किसमें है, एल्डरली में है, हाई इन एनिमल प्रोटीन, हाई इन सेचुरेटेड। आप हाई को निकाल दो सारे। ठीक है, रिस्क फैक्टर में है कि वो आपके पास सबसे ज्यादा क्या है, सब कुछ हाई है, जिसके अंदर जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनका उन्होंने बताया है कि डाइट जो कि सबसे ज्यादा हाई इन एनिमल प्रोटीन, saturated fats, high in calories, high in alcohol consumption, and it is low in dietary fiber. Low in dietary fiber is all maida. High in dietary fiber is fiber diet. ठीक है, सो जो लो फाइबर डाइट है उसके साथ क्या हो जाता है, एंड दैट इज ऑल मैदा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इट कैन मेक अ रिस्क फैक्टर। Now the women who have had breast, ovary and uterus cancer, they are also have a risk. And then family histories देखी गई, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने देखा, ओवरवेट एंड ओबीस पेशेंट को हमने देखा। Smoking is significantly associated with the increased risk for colorectal cancer and death. स्मोकिंग बहुत सारी चीजों का एक मेन मास्टर माइंड है। वो कहता है सिगरेट हम पिएंगे तो उसका धुआं जाके हमारे लंग्स को खराब करेगा, लंग्स कैंसर हो जाएगा। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, सारा वो जो आपने जो धुआं जो वहां से जो कैंसर है वो क्या है आपके स्प्रेड होता हुआ आपके पास आ सकता है। ठीक है, सो कोरेक्टल कैंसर एंड उसके बाद डेथ है। देन फिजिकली इनएक्टिव हो और आपके कोलन में पॉलिप्स हैं। ठीक है, और अगर इन पॉलिप्स को अनट्रीटेड पॉलिप्स हैं तो इट कैन इवेंचुअली बिकम्स कैंसरस। ठीक है, सो ये थे आपके रिस्क फैक्टर। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम क्या देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में चेंजेस इन बाउल हैबिट। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके पैसेज ऑफ ब्लड इन 1 और 2 स्टूल्स मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। अब ये ब्लड कहाँ से आया, प्रॉबेबली वो जो छोटे से पॉलिप आपने देखे थे वो पॉलिप में से हो सकता है ब्लड आया और आपको पता लगा। इसीलिए डॉक्टर पूछते हैं कि ये जो ऑक्ल ब्लड है जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता, उसमें से वो देख लेते हैं कि ब्लड आ रहा है। देन दे गो फॉर क्या कहते हैं एक्सरेज हैं, क्लिनिकल ये सीटी स्कैन है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सारा कुछ करवा के तो फिर देखते हैं कि ये पॉलिप
कहाँ बैठा हुआ है। अगर वो पॉलिप छोटा सा है देन दे गो फॉर सर्जरी कि हम निकाल के उसको खत्म कर देते हैं। अगर पॉलिप थोड़ा सा बड़ा है और उसकी शाखें दूर दूर तक गई हैं देन दे जस्ट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं एब्डोमेन को। उसमें और कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि अब आप मरीज के लिए उसको कीमोथेरेपी के लिए या अल्ट्रा ये कीमोथेरेपी है और अल्ट्रा वायलेट रेजेस वगैरह जो है रेडिएशन थेरेपी है वो दिया जाए जिससे ये क्लियर हो जाए। ओके देन द अनएक्सप्लेन्ड anemia anorexia weight loss and fatigue। समझ में नहीं आता कि ये एनीमिया क्यों ब्लड क्यों कम हो रहा है जिस्म में से भूख नहीं लग रही है। जब भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा वजन तो कम होगा कुछ खा पी जो नहीं रहे हो। ठीक है फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसको क्या कहते हैं थकावट जो है हम देख रहे हैं कि मेन साइन है कि उसको एकदम की थकावट क्यों हो जाती है। ठीक है लेफ्ट साइडेड लीजन्स आर एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्शन। कहाँ की ऑब्स्ट्रक्शन एब्डोमिनल पेन होगा क्रैम्पिंग होगा नैरो स्टूल्स आएंगे। नैरो स्टूल्स है यानी कि नॉर्मली यू व्हेन यू पास स्टूल इट इज नॉर्मल ठीक है ना बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में है ना ज्यादा छोटे लेकिन ये जब निकलते हैं ये जब स्टूल पास करते हैं तो वो बिल्कुल यू नो छोटा छोटा और पतला पतला सा स्टूल पतला इज नॉट इन द उसकी कंसिस्टेंसी में नहीं कह रहे हम पतला से मतलब है यू नो लाइक थोड़ा सा इसे मोटा कर लो पतला पतला स्टूल पास कर रहे हैं मीन्स स्मॉल एंड लॉन्ग राइट। और उसके अंदर क्या है कि जब वो स्टूल पास कर रहे हैं तो वो क्रैम्पिंग एंड नैरो स्टूल्स हैं और कॉन्स्टिपेटेड एंड डिस्टेंशन है स्टूल में ब्राइट रेड कलर का वो स्टूल पास कर रहे हैं दैट मीन्स दैट द पॉलिप जो है वो कहीं बर्स्ट कर गया अब वो ब्राइट रेड कलर का स्टूल पास कर रहे हैं क्योंकि वो बर्स्ट हो गया अब वहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। ये इट्स अ वेरी बिग साइन ऑफ अ कैंसर व्हेन पेशेंट स्टार्ट्स यू नो दिस फ्रेश ब्लीडिंग। फिर जब आखिरी दिनों में उसको रेक्टल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई उसको वॉमिटिंग भी हो रही है एंड उसको बहुत पेन है और क्या है थकावट ज्यादा है। These things combine together and then what happens it is finally diagnosed as cancer। ठीक हो गया यहाँ तक समझ में आया। ठीक है हमने उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जब आपने पेशेंट से पूछा तो आपको वो बताएगा कि मेरे बावल हैबिट में चेंजेस आ गए हैं। ठीक है अब बावल हैबिट में चेंजेस मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आपको कैंसर के सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो बावल सिस्टम है उसका हैबिट्स जो है वो बिल्कुल बदल गया है। अब जब मैं स्टूल पास करता हूँ तो क्या होता है कि एक या दो पैसेज ऑफ ब्लड जो है या कभी एक स्टूल में आ जाता है या इट्स मोस्ट कॉमन सिम्टम। ठीक है एक दफा स्टूल पास किया और उस स्टूल में उसने देखा कि वो वहां पे ब्लड है। अब समझ में नहीं आ रहा अनएक्सप्लेन। ठीक है जब हम कहते हैं अनएक्सप्लेन तो वो समझा नहीं पा रहा वो कहता है कि ये डॉक्टर जब उसके नेल्स देखते हैं उसकी आईज कंजंक्टिवा देखते हैं जुबान देखते हैं तो इट्स ऑल पेल। ठीक है जिससे एनीमिया शो होगा। फिर पेशेंट बताता है कि मुझे भूख नहीं लगती वजन पहले मेरा वजन इतना था अब मेरा वजन इतना हो गया है और मुझे थकावट बहुत है। एक हो गया फिर वो बताते हैं पेशेंट आपको बताएगा कि वो उसके राइट साइड पे ज्यादा दर्द होती है।
ठीक है। अब राइट साइड पे कहाँ पे दर्द होती है वो आपको पेट के ऊपर बताएगा कि मेरे यहाँ पे करके दर्द होती है। अब क्या है, पेन जो है पॉसिबली अकम्पनीड बाय डल एब्डोमिनल पेन एंड मिलीना। एब्डोमिनल पेन का वो बताता है कि जो जब मैं स्टूल पास करता हूँ बिल्कुल काले रंग का स्टूल है, दैट मीन्स कि ही इज ब्लीडिंग इनसाइड, जो कि बहुत फ्रेश ब्लीड नहीं है, अभी वो कुछ पुराना ब्लड है, जो कि उसने बताया कि इस तरीके से काले रंग का स्टूल आ रहा है। और उसके बाद वो क्या करता है कि जो लेफ्ट साइडेड लीजन्स है, जो राइट साइड पर उसने बताया था कि पेन हो रही है, लेफ्ट साइड की तरफ से एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इसका मतलब राइट साइड पे उसके दर्द है तो लेफ्ट साइड पर कहीं उसका ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पिंग है, नैरो स्टूल्स हैं, कॉन्स्टिपेटेड है और डिस्टेंडेड है। ठीक है। अब वो उसमें जब वो स्टूल पास कर रहा है तो पीछे जो पॉलिप था अब उसमें से और सामने वाले जो ब्लड पॉलिप है वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, वो रप्चर हो गए हैं। और अब क्या होता है कि स्टूल में ब्राइट रेड कलर का खून आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो उसको रेक्टल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। दैट्स द क्लिनिकल फर्स्ट साइन, आप लोगों को पता लगेगा कि कैंसर का है। Rectal lesions are associated with tenemus and यानी कि tenemus जो है it is ineffective painful staining at stool, that is tenemus. Rectal pain है, पिट्ठी में उसकी दर्द हो रही है, feeling of incomplete evacuation after a bowel movement, पॉटी करने के बाद अभी उसका रेक्टम ठीक से खाली नहीं हुआ है, सो उसको फील होता है कि नहीं मैंने ठीक तरीके से स्टूल अभी पास नहीं किया, खत्म नहीं हुआ उसका, अभी उसने और करना है लेकिन वो आ नहीं रहा। ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया एंड ब्लडी स्टूल। अब क्या होता है कि ऑल्टरनेटिंग यानी कि कभी इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कभी डायरिया हो गया, कभी दोनों इकट्ठा हो गया और उसमें क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। सिग्निफिकेंट ऑफ कंप्लेंट्स में साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अब उसके साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या है, पार्शियल और कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, या तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो जो है या फिर कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है। ठीक है। ट्यूमर एक्सटेंशन एंड अल्सरेशन इनटू द सराउंडिंग टिश्यू सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। अब उसका जो अंदर जो स्टूल है वो बाजू अंतरियां तो हमने देखा कि कमजोर है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसके हो सकता है पेट में ट्यूमर है। अब ट्यूमर जो है वो अगर एक्सटेंड ट्यूमर या अल्सर जो है वो एक्सटेंड करना शुरू हो जाए तो वो क्या करता है, इट सराउंड्स द सराउंडिंग वेसल्स जो जा रहे हैं उनको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और फिर क्या करेगा कि यहाँ पर फैलता फैलता वो आपके इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी डाल देगा, परफोरेट कर देगा आपका वो सारा जो कचरा है एब्डोमेन का वो कहाँ चला जाएगा, इट गोज इनटू योर स्टमक, ये योर पेरिटोनियम, और जब पेरिटोनियम में चला गया तो वहां पर क्या है, ब्लड वेसल्स उसको जो परफोरेशन हो गई है यानी कि, और परफोरेशन से हमेशा याद रखो पेशेंट विल गेट फर्स्ट साइन इज पेरिटोनाइटिस। ठीक है। फिर एब्सेस है, एब्सेस फॉर्मेशन बन जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा, पेशेंट में गो इनटू शॉक, एक छोटे से बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। एंड देन इन मेनी इंस्टेंस बहुत सारी वजह की वजह से जो सिम्टम्स हैं दे डू नॉट डेवलप अंटिल कोरेक्टल कैंसर इज एट एडवांस स्टेज। अब उसने कहा है कि बहुत सी वजह ऐसी होती हैं कि ये सारा कुछ अंदर ही अंदर बनता चला जाता है जब तक वो पॉलिप जो है वो बड़ा ना हो जाए,
जब वो पॉलिप जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो कैंसर अपने एडवांस स्टेज में जब तक पहुंच नहीं जाता, वो ये छोटा काम करता रहता है और एट द एंड सब कुछ वहां पे एक ही दफा में बता देता है, अब मैं पूरा हुआ। हो गया, इतना बहुत कुछ। असेसमेंट कैसे करोगे आप? उसकी ब्लड टेस्ट करवाओगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसकी आप एब्डोमिनल और रेक्टल एग्जामिनेशन करवाओगे, साथ ही आप उसका फीकल ओकल ब्लड के लिए उसका टेस्ट भेज दोगे, ठीक है, फॉर ओकल ब्लड। एंड देन आप उसका क्या कहते हैं बेरियम एनमा कराओगे, और प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी है वो कराओगे, राइट। प्रोक्टो जो है दैट इज योर प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, प्रोटो वो जो है स्कोप है, उसके साथ वो क्या कहते हैं सिग्मोइड कोलन को देखते हैं। कोलोनोस्कोपी आपके जो कोलन है उसकी उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, दैट इज कोलोनोस्कोपी। बायोप्सी, वहां पर अगर कोई ट्यूमर है उसका छोटा सा पीस लेते हैं, उसको सारा नहीं छेड़ते, सिर्फ उसका छोटा सा पीस लेते हैं, जो कि कैंसर को चेक करने के लिए लेबोरेटरीज में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद उसने कहा कि साइटोस्कोपी, आपका जो स्मीयर, ठीक है, साइटोलॉजी स्मीयर इज योर साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। तो एक स्मीयर, एक पीस ले लिया जाता है, उसके लिए पूरा उसका कैंसर का चेकअप के लिए करवा दिया जाता है। सॉरी, मेरा थ्रोट बिल्कुल ड्राई हो जाता है। नाउ CEA, ठीक है, CEA इज कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है। ये टेस्ट स्टडीज है, शुड बी रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 48 आवर्स के अंदर ऑफ ट्यूमर एक्सिजन। अगर ट्यूमर निकाल दिया गया है तो फिर ये 48 आवर्स के अंदर अंदर इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, उसको नेगेटिव आना चाहिए, शुड बी नॉर्मल विद इन 48 आवर्स। अगर नहीं तो इसका मतलब है कोई पीस रह गया है। रिलायबल इन प्रिडिक्टिंग प्रोग्नोसिस एंड रिकरेंस, ये उसका उन्होंने बताया है कि वो स्टडी जो है वो अगर रिलायबल है तो उसकी स्टडीज में प्रोग्नोसिस में वो रिकरेंस नजर नहीं आएगा। अदरवाइज इसके अंदर आपको अगर अगर तो रिकरेंस हो जाए तो फिर वो रेडिएशन थेरेपी वगैरह दोबारा से शुरू करते हैं ताकि वो सेल्स जो है वो मर जाए। तो असेसमेंट डायग्नोस में हमने क्या किया, उसका ऑक्टल ब्लड के टेस्ट करवाया, बेरियम एनमग दिया, हमने उसकी प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करवाई, क्लोनोस्कोपी, बायोप्सी या फिर साइटोलॉजी स्मीयर में हमने ये सारा स्मीयर उसका सारा चेक किया। फिर हम देखते हैं CEA में हम उसका टेस्ट लेते हैं for should return to normal, ठीक है। CEA जो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है वो 48 आवर्स के अंदर नॉर्मल हो जाना चाहिए। और ट्यूमर एक्सीजन, अगर ट्यूमर को एक्साइज किया गया है तो उसका हमने रिजल्ट देखना है 48 आवर्स के अंदर, नॉर्मल रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए। अगर नॉर्मल रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तो फिर इट इज reliable in predicting prognosis and occurrence में दे सकते हैं कि it can reoccur.
What are you going to do medical management में? Treatment of cancer depends on the stages of disease and related complications. अब जो ट्रीटमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी स्टेजेस ऑफ डिजीज पे और आपके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पे. Obstruction is related with IV fluids, nasogastric suction, and with blood therapy if bleeding is significant. ठीक है. अब उसने ट्रीटमेंट में उसने कहा है कि अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? डेफिनेटली पेशेंट को हम क्या कर देंगे? एनपीओ कर देंगे. ठीक है. आईवी फ्लूइड्स पे डाल देंगे, नेसोगैस्ट्रिक सक्शन कराएंगे ताकि अगर कोई ब्लीडिंग चांसेस नजर आ रहे हैं तो वो उसको सक कर ले. और विद द ब्लड थेरेपी, यानी कि अब ब्लड काफी सारा अगर उसका लॉस हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि इसके लिए ब्लड का अरेंज किया जाए. ब्लड का अरेंज करने से तो जो ब्लड ब्लीडिंग के अंदर से जो वेस्टेज हुई है वो बराबर हो जाए. सपोर्टिव थेरेपी में आप एंड एडजुवेंट थेरेपी में आप उसको क्या देते हो? कीमोथेरेपी देते हो, रेडिएशन थेरेपी देते हो, ये इंक्लूडेड है. ठीक है. सपोर्टिव थेरेपी में आप उसको क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं. सर्जिकली क्या कर रहे हो आप? मोस्ट कॉमन सर्जरी में आपका कोलन है, रेक्टल कैंसर. The type of surgery depends on the location and size of the tumor and may be curative or या फिर palliative care है. अब इसमें क्या उसने बताया? उसने बताया है कि सर्जरी जो है आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट है. मोस्ट कॉमन इसमें है कोलन और रेक्टल कैंसर के लिए. और ये जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है उसकी लोकेशन पे. अगर वो ऐसी लोकेशन पर है कि वो, और उसके साइज, ट्यूमर का साइज देखते हुए, अगर यहाँ पर ये ज्यादा हो जाती है तो ये उसको क्योर की तरफ लेकर जाएगी. पैलिएटिव केयर इज योर, जो पैलिएटिव केयर जब हम कहते हैं तो ये केयर होती है जो कि पेशेंट बहुत ज्यादा पेन और तकलीफ में हो. दैट्स पैलिएटिव केयर. उसमें उसको हम ट्रीट करते हैं, कैसे उसको कितना उसको डोज देना है पेन किलर का, इसकी कितने कितने टाइमिंग्स पे देना है, तो ये सारा उस पर चला जाता है. कैंसर लिमिटेड टू वन साइड कैन बी रिमूव थ्रू द कोलोनोस्कोप. ठीक है. अब ये जो कैंसर है बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर एक तरफ है हम उसको कोलोनोस्कोप है. ठीक है. कोलोनोस्कोप मस्ट बी समथिंग लॉन्गर और उसके साथ उसको वो लोग रिमूव करते हैं. लेप्रोस्कोपिक क्लोटमी है विद पॉलीपेक्टमी मिनिमाइजेस द एक्सटेंट ऑफ सर्जरी needed in some cases. So यहाँ पर भी लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट शुरू होती है और उस लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट में दे यूज अ पॉलीपेक्टमी. पॉलीपेक्टमी इज रिमूवल ऑफ द पॉलिप्स. अब ये भी डिपेंड करता है कि वो कितने साइज का है. बहुत बड़ा साइज का होगा तो डेफिनेटली उसकी जड़ें भी दूर तक गई है. तो अगर पॉलिप के साइज को देखते हुए वो उसका वहीं पर क्या कर देते हैं? एक्सरसाइज कर देते हैं. ठीक है. तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने देखा कि जो कोलन और रेक्टल कैंसर है डिपेंड करता है उसके, जो सर्जरी जो है वो डिपेंड करती है उसके साइज पे, लोकेशन पे, और ये के भी उसके बाद उसको पैलिएटिव केयर मिलनी जरूरी है. तो फिर दूसरी उसने बताई है कि कैंसर में कैंसर तो जो अगर लिमिटेड है तो वो कोलोनोस्कोप के थ्रू इट कैन बी क्योर्ड, राइट. और फिर लेप्रोस्कोपिक है
लेप्रोस्कोपिक क्लोस्टमी, ये क्लोनोटोमी जो है वो क्या है? कोलोटोमी, कोलोटोमी, कोलन की वो एक्सरसाइज है कोलोटोमी, ठीक है। विद द पॉलिपेक्टमी, उसके अंदर पॉलिप्स हैं, उस पॉलिप्स को निकाल दिया और देखा कि उसकी एक्सटेंड ऑफ सर्जरी नीडेड इन सम केसेस। बाज़ औक़ात सिर्फ वहां तक नहीं होता, बाज़ औक़ात आपको दूर तक कुछ जड़ों को निकालने के लिए एक्सटेंड हो जाना पड़ता है। तो वो इसके लिए जो सीजर है वो डेफिनेटली लंबी सीजर होगी, ठीक है। और उसके आगे आगे करके इसके छोटा सा सीजर का वो कैंची का बना होगा और वो लंबा करके उसको वहां से एक्सरसाइज कर देते हैं, ठीक है। अगर सीजर लंबा है तो डेफिनेटली उसके साथ हम फोर्सेप्स जो है वो भी लंबा होगा ताकि कटे हुए पीस को वो पकड़ सके। Bowel resection with anastomosis and possibly temporary or permanent colostomy or ileostomy, ठीक है। कोलन एलन रिजर्वर, ओके। अब तीसरी हमने चौथी चीज देखी है कि जो बावल रिसेक्शन है उसमें वो क्या कर देते हैं? एनास्मोसिस, यानी कि आपका जो ये अंतरियां है ये पार्ट को निकाल दिया, निकालने के बाद ये जो एंड एरिया है वो उसको एंड टू एंड एनास्मोसिस कर देते हैं। और ये जो ये वाला जो हिस्सा खराब था, पॉलिप था इसके अंदर, और वो क्या करते हैं इसको एक्सरसाइज कर देते हैं, बीच में से उसको निकाल दिया, जो सही हिस्सा है इसको और इसको पकड़ के वो एनास्मोसिस कर देते हैं और इस तरीके से वो सर्वाइव करता है। लेस देन 1/3 ऑफ द पेशेंट, 1 से 3 गुना कम पेशेंट इस तरफ आते हैं, क्योंकि वो डरते रहते हैं कि अगर वो सेल जो मरीज का जो कैंसर है वो फैल गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। समझ में आ गई? गॉट? नर्सिंग प्रोसेस में आपकी असेसमेंट है, आप हिस्ट्री लोगे उसके सारा, जो मैंने बताया था कि उसकी थकावट है, एब्डोमिनल पेन है, रेक्टल पेन है, पास्ट प्रेजेंट, लेमिनेशन पैटर्न कैसा है, पहले कैसा था, अब कैसा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल को आप देखेंगे कि उसका स्टूल किस कैरेक्टर का है। हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिश्तेदार के हाथ में कुजी पकड़ा देते हैं और कहते हैं जाओ जाके लेबोरेटरी में दे आओ। लेबोरेटरी वाले भी देखे बिना कहते हैं कोने में रख दो, तो चेक करने लगते हैं, पता नहीं करते भी हैं चेक ही नहीं करते हैं। उसमें वो उसका ब्लड ढूंढ रहे होते हैं कि उसका ब्लड यहाँ है, अगर नहीं आ रहा तो फिर उसका ब्लड टेस्ट हो जाएगा। और क्या होता है उसके बाद एब्डोमिनल और रेक्टल पेन है, पास्ट एंड प्रेजेंट एलिमिनेशन पैटर्न है ऑफ द स्टूल कैसा है, और उसकी हिस्ट्री मालूम करो कि आईबीडी और या फिर रेक्टल कैसा है, ठीक है। उसके पॉलिप्स मौजूद हैं कि नहीं है। फिर आप फैमिली हिस्ट्री लोगे और कोलेरेक्टल डिजीज के, और करंट मेडिकेशन जो क्या ले रहे हैं। Assess dietary pattern जो include fat and fiber intake and amount of alcohol consumed, and history of smoking describes the loss of weakness and fatigue. अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो these things were all read in the signs, symptoms and causes, ठीक है। हमने ये सारा पहले हमने ये पढ़ चुके हैं, असेसमेंट में वो सारा कुछ उसी को पकड़ के ऐसा डाल दिया, तो आपको याद करने में इजी हो गया कि व्हाट आर यू डूइंग विद द असेसमेंट। वो असेसमेंट में आपने क्या चीज असेस की, आपने उसका
फाइबर इनटेक को असेस किया, अमाउंट ऑफ अल्कोहल को असेस किया, डायग्नोस को किया। इस तरीके से आप क्या करते हो, सारा एज सच ही लिख दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। ऑस्कल्टेट जब करोगे तो बाउल साउंड्स पेल्विक फॉर द एरिया, फिर आप जब उसका एब्डोमेन बंद है, यू नीड टू गो फॉर योर क्या कहते हैं, ऑस्कल्टेट करोगे, मालूम करोगे, एरियाज को चेक करोगे, डेस्टिनेशन एंड सॉलिड areas of tenderness, distension and solid masses. Inspect for stool or for blood. ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, ऑस्कल्टेट कर रहे हो। Diagnose imbalance body imbalance nutrition, क्योंकि वो खा जो नहीं रहा, तो क्या होगा, less than body requirement related to nausea and vomiting। ये बिल्कुल ठीक है इसका, कि उसका imbalance nutrition है, less than body requirements, as evidenced by colorectal, as evidence नहीं है इसमें, as evidenced by colorectal abscess related to nausea and vomiting. Risk for deficit fluid volume related to vomiting and dehydration. ठीक है, और anxiety related to impending surgery and diagnosis of cancer. ये उसने बताया है, आप लिखोगे related to impending surgery, diagnosis of cancer as evidenced by, ये जो सेंटर वाला है वो सबसे बेस्ट है। रिस्क फॉर इनइफेक्टिव थेराप्यूटिक रेजिमेंट है, इम्पेक्ट की इंटेग्रिटी है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज है रिलेटेड टू क्लस्टर। वो डिस्टर्ब बॉडी इमेज क्यों है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज इसलिए है क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं कि ये हमारे पास बैठना नहीं पसंद करते लोग, इनको शायद बू आती है, क्योंकि हो सकता है उसको क्लॉस्ट्री बैग लगा हुआ है, ठीक है, तो वो जो बैग लगा हुआ है उसकी बकायदा पूरी केयर करनी पड़ती है। और बाज़-औक़ात अगर वो उसके जो स्टूल है वो सारा उसके उस बैग में है, तो क्या होता है कि वो थोड़ी सी स्मेली हो जाती है, सो पीपल डोंट लाइक टू सिट नियर देम। इससे क्या हो जाता है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू क्लॉस्ट्री, अगर उसकी क्लॉस्ट्री हो गई है। नाउ प्लानिंग एंड डायग्नोस, प्लानिंग एंड डायग्नोस में क्या हो जाता है, ओके क्लास शुरू होने वाली है बेटा, ये आप देख लेना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, रिडक्शन ऑफ, आपके प्लान्स एंड गोल्स में आपने वो जितनी पेन्स हैं, जो एंजाइटी है, उन सबको आपने क्या करना है, दूर करना है। और क्या, लर्निंग हाउ टू इरिगेट द क्लॉस्ट्री। हम एक क्लास लेंगे जिसमें हमको देखेंगे कि क्लॉस्ट्री केयर को हम कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उसको साफ सुथरा करेंगे। तो क्लॉस्ट्री की हम अलग एक क्लास में बनाऊंगी, ताकि यू टीच यू हाउ टू टेक केयर ऑफ क्लॉस्ट्री बैग। ये हम लोग स्किल लैब में भी देख सकते हैं कैसे। अदरवाइज इफ यू गो टू द यूट्यूब, ठीक है, द बेस्ट थिंग इज दैट गो टू द यूट्यूब एंड राइट इट डाउन क्लॉस्ट्री केयर, ठीक है, आप ऊपर लिखो उसको क्लॉस्ट्री केयर कैसे करते हैं, दे विल शो यू हाउ डू द क्लॉस्ट्री केयर, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। ठीक है, फिल्में निकाल के मत देखना, आप लोग उसमें क्लॉस्ट्री केयर निकाल के देखना कि क्लॉस्ट्री केयर हम कैसे करते हैं। सो सेम इस इंटरवेंशन में आप कैसे, we can continue this in your next class, and meanwhile मैं भी यहाँ पे बंद करती हूँ, I can continue this class in 12 से 1, ठीक हो गया। So all the best, take care and bye bye.